हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखते हैं एग्रीकल्चर सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 4th के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2011 सीबीएसई में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मोस्टली सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून्स एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ सितंबर अक्टूबर। तो हमें पता है मानसून के आने के साथ वो फसलें बोई जाती हैं जिनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे कि राइस कैसी क्रॉप है? खरीफ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। और ये सितंबर अक्टूबर यानी जाड़ा आने के थोड़ा पहले ही हार्वेस्ट यानी कि काट ली जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आ। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के हमने आपको निकनेम बताए थे प्रीवियस वीडियो में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूमिंग कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। हमें पता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होता है, जब जंगल में कुछ पेड़ों को काटकर समतल मैदान बनाया जाता है और वहाँ पर कुछ वर्षों तक कल्टीवेशन किया जाता है। जब उस सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो फिर दूसरी जगह पर पेड़ों को काटकर समतल भूमि बनाई जाती है और कल्टीवेशन शिफ्ट कर लिया जाता है, इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ। हमें पता है अंगूर सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में होते हैं, नागपुर के फेमस हैं। सेकंड नंबर पर हाईएस्ट प्रोडक्शन है कर्नाटका में। थर्ड नंबर पर ग्रेप्स होते हैं तमिलनाडु में, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जो चौथे नंबर पर हाईएस्ट प्रोडक्शन है ग्रेप्स का इंडिया में वो है आंध्र प्रदेश में, और वो ऑप्शन हमें यहाँ पर डी दिख रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश सही होगा। ट्रिक क्वेश्चन है बेटा, आप देखिए इसमें टॉप 3 स्टेट्स नहीं पूछे गए हैं ग्रेप्स के प्रोडक्शन वाले, और 4th या 5th नंबर वाला पूछा गया है। तो यहाँ पर मेघालय, हिमाचल और मिजोरम गलत होंगे और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। यह एक आंदोलन था जो चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली विलेज में। और इस आंदोलन में ये कहा गया था कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीनें ज़रूरतमंदों को या लैंडलेस लेबरर्स को, कृषकों को, पीजेंट्स को दान दे देंगे। तो ये था भूदान ग्रामदान आंदोलन। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? सी, आचार्य विनोबा भावे जी। तेलंगाना राज्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड। छोटे छोटे स्मॉल लैंड्स को एक पास लाकर बड़ा लैंड होल्डिंग या बड़ी लैंड होल्डिंग बनाना कंसोलिडेशन कहलाता है बेटा, एकजुटता या एकजुटकरण। तो कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कलेक्टिवाइजेशन या कलेक्टिविज्म हमने आपको बताया था क्या होता है, जब छोटे छोटे किसानों को फोर्सफुली या विलिंगली एक साथ कल्टीवेशन करने के लिए कहा जाता है, तो वो कलेक्टिविज्म होता है या कलेक्टिवाइजेशन होता है। तो वो ऑप्शन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। कंसोलिडेशन सही होगा, करण या एकजुटता, छोटे छोटे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को पास लाकर एक बड़ी लैंड होल्डिंग बनाना किसी इंडिविजुअल फार्मर या फर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ। तो ऑरेंजेस हमें पता है सबसे ज़्यादा फिर से कहाँ होंगे? महाराष्ट्र में। फ्रूट्स के लिए हमने आपको बताया था बेटा सबसे ज़्यादा इंडिया में फ्रूट्स कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कहाँ होती हैं? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। तो ये याद रखिएगा ऑरेंजेस अभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, महाराष्ट्र। 7th क्वेश्चन कह रहा है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है बेटा सीमित लैंड यानी कि एक फिक्स लैंड पर हायर प्रोडक्शन अचीव करने के लिए फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन दैट एरिया। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए फिक्स लैंड पर हायर प्रोडक्शन अचीव करने के लिए इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? हाई पॉपुलेशन एरिया वाली जगहों पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा?
कौन सा कथन गलत होगा? तो पहला कथन कह रहा है यूज ऑफ हैवी डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, हमें पता है कॉमर्शियल फार्मिंग है तो हमें ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा, पहला सही है। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, ये भी सही है, कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही है व्यापार के लिए, बेचने के लिए हम कल्टिवेट कर रहे हैं। सी ऑप्शन कह रहा है फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग में हमें स्पेशलाइज या स्किल लेबर चाहिए होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर चाहिए होंगे, जिसकी वजह से सिर्फ फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना या फैमिली मेंबर्स के इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं रह जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग्स, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पर केवल सी ऑप्शन ही है जो कमर्शियल फार्मिंग से रिलेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप हमें पता है जाड़े आने के साथ सोन की जाती हैं, बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल मई में हार्वेस्ट की जाती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? वीट, क्योंकि राइस हमें पता है खरीफ है और ज्वार बाजरा मिलेट्स हैं, ये भी हमारी कैसी हैं? खरीफ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में असम है बेटा, होती कर्नाटक में भी है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन कैल्शियम अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रग इज, ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मिलेट है जिसमें आयरन कैल्शियम और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बेटा पाया जाता है रागी में। कौन से मिलेट में? रागी में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। रागी के बारे में जान लीजिए, रागी या इसका दूसरा नाम होता है मडुआ, अफ्रीका व एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अनाज यानी कोरस ग्रेन है। इसे फिंगर मिलेट्स, इंग्लिश में फिंगर मिलेट्स, या इंडिया में इसका जो प्रचलित नाम है उसे नाचनी कहा जाता है। यानी इसके 4 नाम हो गए, रागी, मडुआ, फिंगर मिलेट्स या नाचनी। भारत के कर्नाटक राज्य में इसकी पैदावार सबसे अधिक है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा रागी कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, तो ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में फिर से बताया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फ्रूट्स सबसे ज़्यादा इंडिया में आंध्र प्रदेश में और वेजिटेबल सबसे ज़्यादा इंडिया में पश्चिम बंगाल में कल्टीवेट किए जाते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन्हीं 2 स्टेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब एंड हरियाणा ग्रो राइस मेनली ड्यू टू, पंजाब और ग्रो किया जाता है क्यों? ऑप्शन पहला कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, तो हमें पता है पंजाब हरियाणा में लेबर चीप नहीं है, एनसीआर इलाका है, मोस्टली कनाडा रिटर्न्स हैं, तो यहाँ पर लेबर तो सस्ता नहीं है, पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स, ये हमें पता है 11वीं शताब्दी से और शेरशाह सूरी और साथ ही साथ मुगल काल, इन सभी शासन कालों के दौरान जो कैनाल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था ओल्ड दिल्ली या दिल्ली के आसपास पंजाब हरियाणा के एरियाज़ में, तो ये ऑप्शन सही होगा। सी कह रहा है फर्टाइल सॉइल, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, पंजाब सतलज का दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर यह ऑप्शन भी सही हो सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी उधर का बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे सही है राइस ग्रो करने के लिए, ट्रांसपोर्ट तो तब काम आएगा जब क्रॉप हमारी कल्टीवेट हो चुकी होगी। फर्टाइल सॉइल है तो फर्टाइल सॉइल में तो हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये याद रखिएगा, खरीफ की क्रॉप है, ऑनसेट और मानसून के साथ में लगाई जाती है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वाटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम सही करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रबी क्रॉप्स आर सोन इन, तो हमने अभी आपको बताया रबी की जो फसलें हैं वो विंटर के टाइम पर सोन की जाती हैं और विंटर ख़त्म होने के बाद हार्वेस्ट की जाती हैं मार्च अप्रैल मई के टाइम पर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर a single crop is grown on a large area. Which one of the following describes, निम्न से कौन परिभाषित करता है एक ऐसी व्यवस्था को कृषि की जिसमें a single crop is grown, एक ही फसल उगाई जाती है on a large area, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर। तो हमें पता है बड़े क्षेत्रों पर उगाई जाने वाली, स्पेशली इन इंडिया,
इंडिया में क्योंकि फार्म्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, फार्म साइज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू यूएसए कनाडा बहुत छोटा है, तो यहाँ पर सिंगल क्रॉप बड़े एरिया पर तभी कल्टीवेट की जाती है जब उसे परमानेंटली या पेरिनियल लगा रहना हो। तो ऐसा मोस्टली होता है बेटा प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। जैसे हम देखें चाय के बागान हो गए, कॉटन के प्लांट्स हो गए, रबर हो गया, तो इन सब के लिए प्लांट्स एक बार लगा दिया जाता है। बनाना का हो गया, ये सब हमेशा खड़े रहते हैं पूरे साल और पूरे साल इनमें फसल हार्वेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये शिफ्ट कर दिया जाता है आफ्टर सम ईयर्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर सही ऑप्शन होगा, क्यों ये हमने भी आपको बताया। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ये स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर किया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर फिर से सीमित लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप इसमें से कौन सी होगी, तो हमें पता है, अभी हमने आपको बताया राइस आपकी खरीफ है, मिलेट्स भी आपके मोस्टली खरीफ में ही आते हैं, लेकिन ग्राम यानी कि दालें कुछ हैं जो आपकी रबी और खरीफ दोनों होती हैं। कॉटन यहाँ पर फिर से खरीफ होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन आपका गलत होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनस क्रॉप। लिग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार फसलें। फलीदार का मतलब है जैसे आपने मटर की फली देखी होगी वैसी फसलें आपको कौन सी देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, लिग्यूमिनस क्रॉप जितनी भी होती हैं उनमें नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा पल्सेस यानी कि दालें। चाहे आप मूंग की दाल, मूंग की फली देख लो या मटर की देख लो या चने की देख लो, सब में आपको फली देखने को मिलेगी। तो फली मोस्टली किस में देखने को मिलती है हमें, पल्सेस यानी कि दालों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। फसलों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा इनमें से क्या अनाउंस किया जाता है। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा है, सरकार जो है फसलों की पैदावार बढ़ाने और किसानों को नुकसान ना हो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। यानी कि वह प्राइस किसी भी फसल का जिस पर सरकार किसानों से सरप्लस अनाज खरीदती है और डेफिसिट एरियाज में बाद में देती है। तो यहाँ पर क्या अनाउंस किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग हमने आपको बताया है जो प्राचीन समय में या पुराने समय में होती थी जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी तब। तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहलाती है हमारी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या इसी को हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसका लोकल नेम जो प्रचलित है ट्राइबल एरियाज में उसे हम कहते हैं जूमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ऑलवेज रिमेंबर प्लांटेशन एग्रीकल्चर तभी किया जाता है जब हमें उसे फर्दर प्रोसेस करके सेल करना होता है। तो ये एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग होगा, लार्ज स्केल पर किया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है। तो प्लांटेशन फार्मिंग में हमें पता है पहला ऑप्शन कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ये तो हमने अभी ऊपर देखा, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री दोनों का ही ज़रूरत होती है इस प्लांटेशन में, ये भी पॉइंट सही है। सी पॉइंट कह रहा है प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट का मतलब होता है एरिया, टेरेन, क्षेत्र ऑफ लैंड कॉल्ड स्टेट्स। ये भी ऑप्शन सही है, हमें लार्ज एरिया चाहिए होते हैं प्लांटेशन फार्मिंग के लिए। लास्ट पॉइंट जो डी पॉइंट है वो कह रहा है फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो पेड़ों को काट कर जलाना किसी भूमि पर टू प्रोड्यूस सेरेल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स, ये बेटा स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है, इसे प्लांटेशन फार्मिंग नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही है जो प्लांटेशन फार्मिंग से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स हमें पता है जो एक बार प्लांट लगा दिया जाए और पेरिनियल रहता है, तो वो हमें यहाँ पर पता है सी ऑप्शन सही होगा, डी
सी ऑप्शन सही होगा। टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर केन, ये सभी प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थ्री मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर। तो ये आपको सबसे पहले वीडियो में बताया गया था, जो मेजर सीजन्स हैं, क्रॉपिंग सीजन्स हैं, वो हैं रबी, खरीफ और जायद। अगर हम सीक्वेंस में देखें मानसून आने के साथ में, तो आता है खरीफ सबसे पहले जब मानसून आता है, उसके बाद जाड़े में रबी और सबसे लास्ट में जायद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन रबी क्रॉप्स आर। रबी क्रॉप्स हैं कौन कौन सी, इसमें रबी क्रॉप हैं या कौन सी रबी क्रॉप्स होती हैं? विच आर शोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन। खरीफ क्रॉप्स होती हैं बेटा which are shown with the onset of monsoon and harvested in September October before arrival of winter। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज। तो इंडिया में खरीफ सीजन यानी पानी मानसून आने के साथ लगाई जाने वाली सबसे मेन फसल जो है वो हमारी है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन इज। रबी सीजन की सबसे मुख्य फसल क्या है? तो वो हमें पता है, मॉडरेट रेनफॉल के साथ में वीट। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज। रबी और खरीफ के बीच जो एक छोटा सा थर्ड क्रॉपिंग सीजन है इंडिया का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जायद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री। जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं मोस्टली कॉमर्शियल क्रॉप्स या प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जो है हमारी टी एंड कॉफ़ी। इसके साथ साथ कॉटन एंड जूट भी ऑप्शन सही है। मिलेट्स एंड पल्सेस तो फूड क्रॉप्स में आता है। तो यहाँ पर हमें देखना है ए और सी इन दोनों में कौन सा सही होगा। टी और कॉफ़ी को अगर हम देखें तो ये फूड क्रॉप्स का एग्जाम्पल ही होंगी, बेवरेज क्रॉप में आती हैं, फूड नहीं तो क्या हुआ, बेवरेज में तो आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा सी, कॉटन एंड जूट विच आर कंप्लीटली कॉमर्शियल नॉन फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्ट और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के हिस्सों में देश के कौन सी मेन फूड क्रॉप्स बोई जाती हैं? तो हमें पता है पूर्व और दक्षिण में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है राइस। सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी किसका होता है? राइस का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स आर। वीट ग्रोइंग रीजन्स या वीट ग्रोइंग क्षेत्र कौन से हैं भारत के दो प्रमुख? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। गंगा सतलज का मैदान जो हमें देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, और साथ ही साथ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप बेटा कहा जाता है सेंट्रल वेस्ट इंडिया को, यानी कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ईस्ट कर्नाटका के पार्ट को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जहाँ पर वीट सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इसके बाद 32 क्वेश्चन कह रहा है वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन। तो ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में टेबल एक बताई थी, उससे आप देख सकते हैं कि वीट के लिए मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है 50 to 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज। जो तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारे देश की, वो कौन सी है? तो वो है ज्वार। राइस और वीट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट इज़ द। ज्वार बेटा सबसे ज़्यादा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। तो बाजरा हमारा सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। मेज के लिए सबसे ज़्यादा राइट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? तो मेज के लिए हमें राइट कंडीशन यहाँ दिख रही है ए ऑप्शन,
टेम्परेचर बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो भी एडिक्वेट ही माना जाएगा। एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल ओल्ड वाली, ओल्ड एलुवियल सॉइल बेटा हमने आपको बताया था ओल्ड और न्यू दो तरह की एलुवियल सॉइल होती हैं जिन्हें बांगर और खादर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेबल डाइट। तो प्रोटीन की सबसे अच्छी सोर्स हमारी दालें होती हैं बेटा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि पल्सेस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। दालों के लिए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर कह रहा है पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन, ये सही है बेटा। अभी हमने आपको बताया था ग्राम जो है वो एग्जाम्पल होगा किसका, रबी एंड खरीफ दोनों का। सेकंड क्वेश्चन क्रॉप फलीदार फसलें होती हैं दालें, ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन कह रहा है दे आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो अभी हमने आपको बताया था लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और अगर हम लगातार पल्सेस का ही कल्टीवेशन करेंगे किसी लैंड पर तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है जिससे जो मिनरल्स कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं वो सॉइल वापस रिटेन कर सकें। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। डी ऑप्शन कह रहा है पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़। पल्सेस के लिए बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था चाहिए होती है। तो हमें पता है बेटा पल्सेस जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था नहीं चाहिए होती है। जो हाईलैंड एरियाज़ हैं दालों के लिए वो सुटेबल होते हैं, और हाईलैंड एरियाज़ में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है जो पल्सेस के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी और सी ऑप्शन को, तो ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड और मॉडरेट रेनफॉल। सी ऑप्शन जो है वो हमें दिखा रहा है बहुत ही लेस रेन या स्कैर्सिटी ऑफ रेन, ये हमें दिखा रहा है हायर रेन, हैवी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर का हैवी रेनफॉल विद मॉडरेट टेम्परेचर। लेकिन जो ऑप्शन ए है वो हमें दिखा रहा है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वेरिएशन जो है वो मॉडरेट ही है। एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर। तो 75 से ज़्यादा हो, 100 हो या 150 सेंटीमीटर तक हो, दोनों ही सही होंगे शुगर केन के लिए, क्योंकि हमें पता है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी, इन तीनों रीजन को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर मॉडरेट से हैवी तीनों ही तरह की रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुगर केन के लिए ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर क्रॉप्ड एरिया इज कवर्ड बाय ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स से जितना भी हमारे पास क्रॉप्ड एरिया है, जितने भी एरिया पर हम फसलें कल्टीवेट करते हैं उसमें से कितने परसेंटेज एरिया पर ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 12% एरिया पर 12% क्रॉप्ड एरिया पर हम ऑयल सीड्स कल्टीवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप। कैन स्पॉइल टी क्रॉप का मतलब है कि चाय की फसल के लिए कौन सी कंडीशन सही नहीं है। तो हमें पता है अभी बेटा हमने पढ़ा कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, असम में। तो असम में निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन नहीं होगी, बस हमें ये बताना है। पहली, फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, बार बार बारिश होती है और पूरे वर्ष समान रूप से बारिश होती रहती है। तो ये हमें असम में देखने को मिलता है। असम मेघालय में लगातार बारिश होती है या सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद बी ऑप्शन कह रहा है फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए, ऐसा जलवायु होना चाहिए। तो ये भी असम में है। सी पॉइंट कह रहा है डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। डीप फर्टाइल यानी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड हो, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई नदी से बना हुआ एरिया है, वो हमें पता है वो फर्टाइल है। और वेल ड्रेन्ड का मतलब है जितना भी पानी वहाँ पर है, पानी तो बहुत ज़्यादा है, और वो वेल ड्रेन्ड हो यानी कि वो आसानी से निकल भी जाता हो। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा जमा रहेगा लगातार तो वो पेड़ों की जड़ों को ख़राब कर देगा या ओपन कर देगा और सड़ने लगेंगी जो प्लांट्स की रूट्स होंगी वो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है। लास्ट पॉइंट कह रहा है क्ले सॉइल
क्लेई सॉइल विच हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रिटेन करने की कैपेसिटी हो, तो ऐसी सॉइल सुटेबल नहीं है। बताया प्लांट्स की जो रूट, यहाँ पर डी ऑप्शन है जो टी की क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है, उसे स्पॉयल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, तो आपको पता होना चाहिए कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है सबसे पहले कर्नाटका में आया था। हिमालय नॉर्थ में है, अरावली माउंटेन जो हैं वो हमारे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और रिज दिल्ली तक जाता है। यहाँ पर भी कॉफ़ी नहीं होती है। गारो खासी हिल्स जो हैं ये हमारी मेघालय में है, यहाँ पर भी हमारा कॉफ़ी का कल्टीवेशन बहुत कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सबसे पहले नहीं आया होगा। बचा हमारा डी ऑप्शन बाबा बुदाऊं हिल्स या बाबा बुदाऊं गिरी, तो ये माउंटेन्स जो हैं हमारे ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में। सबसे पहले कॉफ़ी कल्टीवेशन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? कर्नाटका के बाबा बुदाऊं हिल्स में। तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज Which of the following crop is an important raw material for automobile industry? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है? यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पल्सेस। तो पल्सेस यानी दालों का रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल कोई यूज़ नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। बी रागी, ये भी फूड ग्रेन है, इसका भी कोई नहीं। सी रबर, रबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हमें पता है। कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टायर्स जो हैं उसके पैड्स हो गए या जो ग्रिप हो गई, ये सब किससे बनता है? रबर से। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर इन तीनों में से किसका होगा, या सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्रॉप रबर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन से संबंधित खेती को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉर्म हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। सिल्क वॉर्म साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उस ड्यूरेशन में जब कोकून से बाहर निकलता है प्यूपा, तब हमें सिल्क फाइबर मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। बेटा अगर आपने पढ़ा हो कहीं पर कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन में आपको बताया था, वैसे ही गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ये थे बेटा आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो गया बेटा, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।